जुड़वा जलाशयों में से एक गंडीपेट समुद्र तट को अद्यतन किया गया है। एचएमडीए ने 35.6 करोड़ खर्च कर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए 18 एकड़ क्षेत्र में पार्क का निर्माण किया। मंत्री केटीआर ने आज इस पार्क का उद्घाटन किया। केटीआर ने कहा कि गंडीपेट का पूरा तटीय क्षेत्र इस पार्क के साथ एक अद्भुत पर्यटन केंद्र बन गया है, जिसमें फ्लावर टेरेस, पिकनिक स्पेस, ओपन एयर थिएटर और आर्ट पेविलियन जैसी विशेषताएं हैं। साथ ही मंत्री केटीआर ने कोतवालगुड़ा में 80 एकड़ में बनने वाले इको पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गच्चीबौली शमशाबाद रूट पर आउटर रिंग रोड पर करीब 80 एकड़ में एक इको पार्क के निर्माण के लिए विशेष रूप से प्रस्ताव तैयार किया है। बताया गया है कि एचएमडीए ने बाहरी रिंग रोड के दोनों किनारों पर उपलब्ध जगह की एक बड़ी मात्रा में टीले को हटाए बिना इसी प्राकृतिक रूप से तैयार करने के लिए इको पार्क बनाने के लिए कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि भारत में पहली बार सिंगल यूज फिल्टर वाला डायलिसिस तेलंगाना में उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 12,000 लोगों का डायलिसिस चल रहा है और सरकार 10,000 लोगों को मुफ्त में डायलिसिस मुहैया करा रही है। डायलिसिस के 5,000 मरीजों को पेंशन दी जा रही है। हरीश राव ने कहा कि किडनी के मरीजों पर हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के विभाजन से पहले तेलंगाना में केवल 3 अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध थी। अब 102 डायलिसिस केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं और 83 अस्पतालों में सेवाएं पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। राज्य के बंटवारे के बाद किडनी के मरीजों पर करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर साल 150 किडनी ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और ट्रांसप्लांट के बाद जरूरी दवाएं भी मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। उन्होंने कहा कि डायलिसिस के मरीजों को सपोर्ट पेंशन और फ्री बस पास भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हर महीने 45 लाख ऐसे लोगों को पेंशन मिल रही है। मंत्री ने बताया कि पेंशन पर हर महीने 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल के सहयोग से 24 घंटे टेली मानसिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। आप 14416 नंबर पर कॉल कर मानसिक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कर्मचारियों द्वारा पीड़ितों का विवरण गोपनीय रखा जाएगा। मुनगोडु निर्वाचन क्षेत्र के चंदूर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय को जलाने की घटना पर टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। उपद्रवियों ने पार्टी कार्यालय और राजनीतिक दल की प्रचार सामग्री को आग के हवाले कर दिया। रेवंत ने गुस्से में कहा कि विरोधी इस तरह के कुकर्म इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी को मिल रहे समर्थन को देखकर सह नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। रेवंत रेड्डी ने भविष्यवाणी की थी कि भले ही पार्टी ब्लॉकों को कर दिया जाए और कार्यालयों को जला दिया जाए, कांग्रेस का झंडा जमीन पर फहराएगा। उन्होंने कहा कि वे इस तरह के बुरे कामों से अपनी जीत को रोक नहीं सकते। वे कार्यालयों पर हमला कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस को मिल रहे समर्थन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रेवंत रेड्डी ने पुलिस से कांग्रेस कार्यालय पर हमला करने वालों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने की मांग की। मुनगोडु कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी श्रवंती ने आरोप लगाया है कि टीआरएस और भाजपा दलों के सदस्यों ने मुनगोडु निर्वाचन क्षेत्र के चंदूर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी। विरोधी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी को पूर्व में मिल रहे समर्थन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कार्यालय को जलाना और नष्ट करना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों की कड़ी निंदा की जाती है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का झंडा आगे भी फहराएगा। भाजपा प्रत्याशी कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजे आने के अगले दिन सरकार गिर जाएगी, एक के बाद एक जेल जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 13 साल से अपनी कंपनी के मामलों से दूर रह रहे हैं। उनका अनुबंधों से कोई लेना देना नहीं है। राजगोपाल रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीआरएस नेता अनुबंध के बारे में भ्रम की स्थिति में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पहले केसीआर को सबक सिखाने जा रहे हैं ताकि वह होश में आ सके। उन्होंने कहा कि उपचुनाव केसीआर के परिवार के शासन के खिलाफ एक नेक युद्ध है। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि पहले उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए अपने पद का त्याग किया था।
तेलुगु राज्यों में बिजली कर्मचारियों के बंटवारे से संबंधित आदेशों को लागू नहीं करने पर तेलंगाना सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। पीठ ने कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के कई लोगों को नियुक्ति आदेश देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू नहीं किया गया। बेंच की राय है कि तेलंगाना सरकार जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करने के लिए कई बार दिए गए आदेशों को लागू नहीं कर रही है। इस अवसर पर टिप्पणी की गई है कि यह न्यायालय की अवमानना है और इसका समाधान संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए कारावास है। सुप्रीम कोर्ट ने एपी बिजली कंपनियों से मुक्त किए गए 84 लोगों के लिए तत्काल नियुक्त के आदेश दिए। इसमें कहा गया है कि न्यायमूर्ति धर्माधिकारी की रिपोर्ट को 2 सप्ताह में लागू किया जाना चाहिए और यह आखिरी मौका है। इसने आगे की जांच को यह कहते हुए स्थगित कर दिया है कि वह इस महीने की 31 तारीख को फिर से इस मामले की समीक्षा करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बोयिनपल्ली अभिषेक राव की गिरफ्तारी के बाद अगला निशाना कौन होगा, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। ज्ञात हो कि कल्वाकुंतला कविता दिल्ली की शराब नीति के निर्माण में शामिल थी। बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन पर कई आरोप लगाए। इसी पृष्ठभूमि में सीबीआई द्वारा अभिषेक राव की गिरफ्तारी के साथ ही कविता के अगले निशाने पर दिल्ली में चर्चा हो रही है। अभिषेक जो सीबीआई की हिरासत में है, अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर आगे की जांच जारी रहेगी। कानूनी सूत्रों का मानना है कि कविता की संलिप्तता के बारे में सीबीआई का बयान अभिषेक द्वारा दर्ज किए जाने की संभावना है। इस प्रकार ऐसा लगता है कि कविता के पास उनके रिश्तेदार शरण रेड्डी को, जो मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं, को कई लोगों द्वारा लक्षित किया गया। अदालत का कहना है कि उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है और उन्हें सुनवाई का मौका मिला है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उनके अंतिम संस्कार में सीएम केसीआर और एमएलसी कविता शामिल हुई। केसीआर के साथ टीआरएस के कई नेता यूपी गए। उसने अपने पिता के साथ सैफई पहुंचने की एक वीडियो पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उनके अंतिम संस्कार में सीएम केसीआर और एमएलसी कविता शामिल हुई। केसीआर के साथ टीआरएस के कई नेता यूपी गए। उसने अपने पिता के साथ सैफई पहुंचने की एक वीडियो पोस्ट किया। हैदराबाद महानगर विकास निगम के तहत 7 जिलों में 3,500 तालाब हैं। इससे पहले एचएमडीए ने पहले चरण में शहर के चारों ओर 20 तालाब विकसित करने की योजना बनाई थी। तालाब को अतिक्रमण से बचने के अलावा उसके चारों ओर सौंदर्यीकरण कार्य करने के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भले ही 4 साल बीत चुके हो, लेकिन यह परियोजना अभी भी चल रही है। अधिकारियों ने सिर्फ एक तुर्कमजाल तालाब का काम पूरा किया है। इसके कई कसारों में एफटीएल और बफर जोन का अतिक्रमण हो रहा है। हालांकि यह केवल कृषि के लिए पट्टा भूमि है, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रशासन की लापरवाही से अवैध निर्माण हो रहे हैं। कुछ तालाबों से एफटीएल में लेआउट बनाकर अवैध रूप से प्लॉट बेचे जा रहे हैं। काम में देरी के चलते बजट बढ़ा दिया गया है। ऐसा लगता है कि ठेकेदार काम करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हैदराबाद के गांधीनगर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में हवाला नकद जब्त किया गया। पुलिस ने टैंक बंड के पास होटल मेरिट से 3.5 करोड़ रुपए की हवाला राशि जब्त की है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स और गांधीनगर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि हवाला धन की एक बड़ी राशि स्थानांतरित की जा रही है और पुलिस ने मेरिट होटल में एक की जांच की। पुलिस को पता चला है कि वेंकटेश्वर नाम के व्यक्ति ने गंडी साई कुमार रेड्डी को 3.5 करोड़ रुपए दिए और उसे सैदाबाद में बालू और महेंद्र को पैसे देने का निर्देश दिया। साथ में 3.5 करोड़ नकद, 7 मोबाइल फोन और 2 कारें जब्त की गई। पुलिस ने गंडी साई कुमार रेड्डी, गुंडे महेश, संदीप कुमार, महेंद्र, अनुषा रेड्डी और भरत को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। नकदी की जानकारी नहीं देने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यादाद्री में अपने सभी आकर्षणों के साथ एक विशाल स्वागत मेहराब आकार ले रहा है। 40 फीट ऊंचा और इतनी ही चौड़ाई में मंदिर के अनुरूप बनाया गया था। मेहराब के दोनों किनारों पर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी रूप के साथ गरुड़ और हनुमान की मूर्तियां स्थापित है। 3 स्तंभों वाले तोरण द्वार में द्वारपाल, जिसके मध्य में भगवान विष्णु की मूर्ति है, वहीं दूसरी ओर मंदिर का विकास कार्य तेज गति से चल रहा था।
पहाड़ी के नीचे उत्तर दिशा में नए बस स्टैंड का काम चल रहा है। 7 करोड़ का विकास किए जा रहे हैं। बाबा टेक्सटाइल मशीनरी बिजनेस हेड केशव अग्रवाल ने कहा कि तेलंगाना राज्य में उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय विकास के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। कंप्यूटरीकृत कढ़ाई मशीनों की बढ़ती मांग के कारण प्रसिद्ध बाबा टेक्सटाइल मशीनरी कंपनी ने राज्य में अपनी पहली शाखा सोमाजीगुड़ा में स्थापित की है। केशव अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में पहली शाखा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों के लिए अपने उत्पादों को और अधिक सुलभ बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में 8 स्टोर पहले से ही उपलब्ध है। यह राज्य का पहला स्टोर है। यह कंप्यूटर युक्त कढ़ाई मशीन, जैकॉर्ड के साथ रेपियर लूम, फ्लैट बुनाई मशीन, हॉट फिक्स सीक्वेंस, सब टाइल डिजिटल मशीन, स्पेंगल मशीन जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने का दावा करता है। उनका मुख्य लक्ष्य ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में संस्था के निर्देशकों, कर्मचारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। Biggest markets in South India and the country itself. A flagship office of South India has just opened up in Hyderabad, and our price range starts from 3,25,000 plus GST, and we sell textile machinery. Focusing mainly on embroidery machines, we have opened up the service office, and you'll get the best and latest technology for the machine itself. Total how many varieties? We have over 100 subcategories of machines available with us. एक machine And the technology is the latest in the machine. You will not find a better machine in the whole market. एक machine and the में better कितने डिजाइन आ रहा? डिजाइन्स Designs, you can have unlimited designs in one machine. Not an issue. It can make anything. Up to 12 colors, it can make anything. It's packed with a motor jump also. So even if you want to get longer, we say it in longer take. If you want, you can also get that. मादापुर थाने के एक हुक्का सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। हाईटेक सिटी के पास किंग्स ड्राइव इन में हुक्का चलाने की सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच की। तलाशी के दौरान स्टील ले जा रहे 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हुक्का केंद्र का मुख्य प्रबंधक फरार है। हुक्का के इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को जब्त कर लिया गया है। मादापुर पुलिस ने कहा कि उनके हुक्का केंद्र के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। साइबराबाद कमिश्नरेट में चेन लुटेरों का तांता लगा हुआ है। उसने रंगारेड्डी जिले के नरसिंगी अंतर्गत तिरुमला हिल्स में एक महिला के गले से सोने की रस्सी खींच ली। तिरुमला हिल से अरुणा अपने रिश्तेदारों के घर से लौट रही थी। झपटमार दोपहिए वाहन पर आए और चेन ले गए। पीड़िता की शिकायत के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। शमशाबाद, राजेंद्र नगर और नरसिंगी में महीनों के भीतर चेन डकैती की एक श्रृंखला होने से महिलाएं दहशत में हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने अगले 3 दिनों तक राज्य में गरज और हल्की बारिश की संभावना जताई है। उत्तरी तमिलनाडु से कल द्रोणी, आज यह आंतरिक कर्नाटका से मराठवाड़ा, विदर्भ तक दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि लोग सतर्क रहें। नशा तस्कर बीटेक के छात्रों और सॉफ्टवेयर कर्मियों को निशाना बना रहे हैं और शहर में प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं। बीटेक कॉलेज शहर के बाहरी इलाके में है, इसलिए शहर के बाहरी इलाके में छात्रों को ड्रग्स बेचा जा रहा है। राजनेताओं ने इस गिरोह पर ध्यान केंद्रित किया और नशीले दवाओं के उपयोग को कम कर दिया। यूजर्स के लिए सीधे ड्रग्स खरीदना मुश्किल हो गया है। कुछ यूजर्स ने डार्क वेब का सहारा लिया है। अगर आप इसमें ऑर्डर देते हैं तो पार्सल सीधे अमेज़न से आपके घर पहुंच दिया जाएगा। इससे पुलिस की कोई झंझट नहीं होती। खुफिया जानकारी मिलने पर इसकी जांच की जाती है। पुलिस ने पाया कि ड्रग्स को सीधी सप्लाई करने की बजाय डार्क वेब के जरिए निपटाया जा रहा है। हैदराबाद के सीपी आनंद ने बताया कि गोवा का रहने वाला नरेंद्र आर्य नाम का शख्स डार्क वेब नेटवर्क चला रहा है। उन्होंने कहा कि
क्रिप्टो करेंसी में लेन देन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। पुलिस ने कहा कि नरेंद्र के देश भर में 450 कस्टमर है। पुलिस ने हैदराबाद के 5 उपयोगकर्ताओं को नारायण के ड्रग ग्राहकों के रूप में पहचाना है। शहर में नशे का सेवन करने वाले नशेड़ी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। नतीजतन जांच करने वाली पुलिस को कई दिलचस्प बातें पता चली है। आरोपियों ने कहा कि वे डार्क वेब की कोड लैंग्वेज के जरिए अपनी पसंदीदा की दवाइयां मंगवा रहे हैं। यदि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो पता चलता है कि घर पर दवाएं कुरियर द्वारा भेजी जा रही है। सीपी ने अभिभावकों से कहा कि वे छात्रों और आईटी कर्मचारियों और उन्हें मिलने वाले ऑर्डरों पर नजर रखें। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ व नकदी बरामद की है। पुलिस ने 9 लाख मूल्य की 140 ग्राम चरस, 1.45 किलो गांजा, 184 गोलियां LSD व MDM 10 ग्राम जब्त किया है। पुलिस ने गोवा के नरेंद्र के ड्रग कस्टमर के तौर पर बिजनेस, पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री के 30 लोगों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 600 लोगों की पहचान की है जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर छात्र और आईटी कर्मचारी हैं। सीपी आनंद ने बताया कि इन सभी की पुनर्वास केंद्र में काउंसलिंग की जा रही है। हैदराबाद सीपी आनंद ने कहा कि हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग की स्थापना के बाद से शहर में ड्रग्स पर अंकुशा लगा है। इस विंग के माध्यम से अब तक 58 ड्रग केस दर्ज किए गए हैं और 285 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हैदराबाद में लोगों को ड्रग्स बेचने से डराया। सीपी आनंद ने चेतावनी दी कि शहर से कुछ नशा करने वाले गोवा और बेंगलोर जैसे शहरों में जाकर ड्रग्स लेते हैं। सीपी आनंद ने बताया कि नशा करने वालों के साथ साथ ड्रग्स का सेवन करने वालों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तीन बैन रियासत गिरोहों को पकड़ा गया है। ये डार्क वेब के जरिए नारकोटिक ड्रग्स को बेच रहे हैं। इनको हमारे हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वाले बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करके बहुत गहरी तहकीकात उन्होंने किया कि उसको पकड़ के लेके आए हैं। इसमें 2 इंटरस्टेट मेन पेडलर्स जो हैं उनको पकड़ा गया है, एक तीसरा भागा हुआ है। इसका नाम है नरेंद्र आर्या। ये गोवा का रहने वाला है। वो 1 साल से वहाँ रहकर डार्क वेब के द्वारा के जरिए क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट के जरिए ये नेटवर्क्स को चला रहा है। ये कंज्यूमर्स जो हैं जिसको भी हमने पकड़ा है वो सब लोग पढ़े लिखे हैं, अमीर लोग हैं, उनके बच्चे हैं और उनको पता है कि डार्क वेब में कैसे ये काम कर सकते हैं। ये दोनों के द्वारा जो 6 लोगों को हमने पकड़ा है उनके नाम हैं उत्कर्ष उमंग, अब्दुल्ला खान, साहिल शर्मा। ये तीनों BBA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और क्लासमेट्स हैं जो ड्रग्स कंज्यूम करने का और बेचने का भी। जो स्टूडेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी पकड़ा गया है और उनके माँ बाप को भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा है और उनका रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये तीनों गैंग्स को पकड़ने के बाद 40 ग्राम चरस, 1450 ग्राम्स गांजा और 128 LSD ब्लॉट्स और 7 सेलफोन्स को भी हम सीज किए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि विकर मी ऐप जो है वो मैसेंजर ऐप है। नारकोटिक ड्रग उनको ज़रूरत है उसको वो ऑर्डर कर सकते हैं। उसको ऑर्डर प्लेस करने के बाद इसका पेमेंट भी बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस द्वारा इसको पे करना होता है। तो बाइनेंस और वजीरेक्स ये जो क्रिप्टो करेंसीज को वो मान रहे हैं और उसके द्वारा पेमेंट होने के बाद कोरियर के द्वारा इसको भेजा जाता है। कोरियर्स में मैं माँ बाप सबको बताना चाहता हूँ कि कोरियर जो घर आपके आता है, ऐसा हो सकता है उसमें कुछ कम्युनिकेशन और अंदर कहीं छुपा हुआ होगा ये ड्रग। ये विक्रमी ऐप के द्वारा ये पेमेंट होने के बाद ये ऐसे डिलीवरी हो जाता है। तो इसको हम
थोड़े कंज्यूमर्स हमको यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई किए थे। फरहान मोहम्मद अंसारी इसका एक्चुअल नाम है, ये टर्मिनेटर आईडी से बेच रहा है। ये पूरे देश में इनके कंज्यूमर्स हैं, 450 से लेके 150 कंज्यूमर्स तक एक एक मेंटेन कर रहे हैं और 30 लाख से लेके 15 लाख तक इनके ट्रांजैक्शंस आज तक हुए हैं। तो ये पहली बार है जब नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वालों ने डार्क वेब के ज़रिए उसमें कैसे ड्रग्स बेच रहे हैं उसको बस्ट किया है और इतने लोगों को पकड़ लिया गया। थर्ड लेवल पे इंटरस्टेट अक्यूज को पकड़ा गया, नाइजीरियंस को जो मुंबई में ऑपरेट करते थे, बैंगलोर में ऑपरेट करते थे, उनको पकड़ लिया गया है।